हलंग्याभ्यो दीर्घा सुति से प्रिक्तम हल, ये सूत्र चल रहा है, ठीक है, जिसमें उदाहरण थे हलंत दीर्घयंत दीर्घ आबंध से उत्तर सूति सी के अप्रिक्त हल का लोप होता है। तो हलंत में आपने राजा राजानो राजानः या वाक वाक इत्यादि बहुत सारे उसके उदाहरण आपके बन सकते हैं। हलंत प्रकरण में जितने आप शब्द रूप पढ़ते हैं वो सारे इसके उदाहरण बन सकते हैं। उसके बाद और क्या था, दीर्घयंत दीर्घ आबंत के बारे में हमने आप लोग को बता दिया था कि जहाँ पर गोष्ठी रूप सर्जनस्य से ह्रस्व न होवे वहाँ के लिए ये सूत्र है। और उस दृष्टि से आपने कन्या कन्या है ना, कन्या और बहुराजा अजा ये सारे थे, कारिश गंध्या ये आबंत के उदाहरण थे। और ग्यंत के उदाहरण थे कुमारी गौरी और शारदरवी। अब आता है उसके बाद फिर ती और सी। तो ती और सी जो है वो तिङंतों में ही इसके उदाहरण मिलेंगे, क्योंकि ती टिप का है और सी सिप का है, ठीक है। तो उसके उदाहरण जो हैं वो हमने कल के पाठ में नहीं कराए थे, आज के पाठ में हमने उसी सूत्र को लिया हुआ है। तो उसका पहला उदाहरण क्या था, अभिभर भवान। भवान इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि रूप तो दोनों में एक ही बनेगा, टिप में भी सिप में भी, किंतु भवान लगा देंगे तो ये पता पड़ेगा ये टिप का रूप है, यानी प्रथम पुरुष का एक वचन, ठीक है। और अजागर भवान, अभिभर भवान अजागर भवान। चलिए हम लोग देखते हैं इसकी सिद्धि कैसे होगी। तो भ्री भरणे धातु रखिए या फिर भ्रिंग, इससे क्या हो जाएगा, भ्री के यहाँ की संज्ञा हो गई और आपने धातु संज्ञा तो कर ही ली थी। भ्री आगे ती, भ्री आगे लट लकार लाएंगे और लट लकार के स्थान पे क्या कर लेंगे, तिवाद्युत्पत्ति करके आप क्या कर लेंगे, भ्री आगे ती, भ्री आगे ती। उसके पश्चात ये कहाँ का रूप है, लट लकार का रूप है, लट लकार का रूप है। तो ये कर्तावाची सार्वधातुक परे है यहाँ पर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, शप आएगा और शप का क्या होगा, श्लू हो जाएगा। ये जो होत्यादि गण की धातु है, तो जो होत्यादि भी है श्लू से क्या हुआ, श्लू हो गया। श्लू होने के पश्चात क्या होता है, श्लौ, श्लौ से क्या हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा। श्लौ सती अनभ्यास से धातु प्रथम से एकाचः द्वे भवतः, तो द्वित्व हो गया, भ्री भ्री ती। उसके पश्चात फिर क्या लग जाएगा, पूरक, क्या लगेगा, पूरक, है ना। अभ्यासस्य अंगस्य रिवर्णस्य किं भवति, हाँ, तो रिवर्णांत अंग के अभ्यास को अत आदेश होगा, पूर्ण रप्रह लग जाएगा, तो भ्री को क्या हो जाएगा, भर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, भर। उसके पश्चात अभ्यास से चर्चा, उससे क्या होगा, अभ्यास के झलों को चरादेश होता है, चकार से जश होगा, तो भा को क्या हो जाएगा, जश हो जाएगा। जश में क्या आएगा, ब, पूर्वाभ्यास अलादि शेष लग गया, ब भ्री ती। उसके पश्चात एक सूत्र है भ्रियामित, ये भी अभ्यास प्रकरण में ही है, ठीक है ना। तो उससे क्या हो जाएगा, भ्रियाम भ्रियादीनाम त्रयाणाम किं भवति, श्लौ सति इत्त्वं भवति है। तो यहाँ पर तो श्लू तो हुआ ही है, निजाम त्रयाणाम गुणः श्लौ, है ना, उसी के बाद ये सूत्र है, निकाल लीजिए एक बार। कहाँ पर हो सकता है बताइए, अभ्यास प्रकरण सप्तम अध्याय के चतुर्थ पद में है, ठीक है। तो ऊपर निजाम त्रयाणाम गुणः श्लौ सूत्र है, इससे श्लौ त्रयाणाम की वृत्ति आ रही है, तो भ्रियादीनाम त्रयाणाम श्लौ सति इत्त्वं, है ना, अभ्यासस्य इत्त्वं भवति। श्लू होने पर भ्रियादि तीन धातुओं को क्या हो जाता है, इत्व हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, श्लू तो हुआ ही है, तो ब को क्या हो गया, इत्व हो गया, क्या बन गया, बी भ्री ती। उसके पश्चात फिर क्या होगा, सार्वधातुक अर्धातुक से भ्री को गुण हो जाएगा, तो बी भर ती, बी भर ती। उसके पश्चात यहाँ पर अटागम कर लीजिए, अ बी भर ती, ठीक है। उसके पश्चात ये क्या कहते हैं, लंग लकार का रूप है, कहाँ का रूप है ये, लंग लकार का रूप है।
तो लंग लकार भी क्या है, सार्वधातुक है। विभर्ती बनता है आपका लट लकार में, ये कहाँ का रूप है, ये आपका अट आगम हो रहा है, इसका मतलब है कि ये लंग लकार है ये, ठीक है। तो अविभर्ती, उसके पश्चात ती के ई का लोप किससे हो जाएगा, इतश्च से, है ना। इंगित संबंधी जो इकार, उसका क्या होता है, लोप होता है। इंगित अवयव लकार का, तो इंगित लकार है ये, उसके इकार का लोप हो गया, नित्य लोप होगा। तो ती के ई का क्या हो गया, लोप हुआ, क्या बच गया, अविभर्त। अब यहाँ पर हलज्ञादि सूत्र लग गया। इसने क्या कह दिया कि हल से उत्तर सुतीसी के अप्रिक्त हल का लोप होता है। इस सूत्र को लगाने से पहले आप वेरप्रिक्त से सूत्र लगाएंगे कि अप्रिक्त वेरप्रिक्त से कह रहे हैं। अप्रिक्त एकाल प्रत्यय है, एक अलरूप जो प्रत्यय उसकी अप्रिक्त संज्ञा होती है, तो इसकी अप्रिक्त संज्ञा होगी। तो ती का अप्रिक्त बना है, इस तकार का क्या हो गया, लोप हो गया, क्या रह गया, अविभर। यदि आगे हम भवान रखते हैं तब तो अविभर ठीक है, यदि नहीं रखते हैं तो अविभह रूप बनेगा। खरवसानयोर विसर्जनीय से यहाँ पर विसर्जनीय होकर के, तो अविभह बन गया। इसी प्रकार अजागह, वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, वहाँ पर तो द्वितीय इत्यादि नहीं है, ये धातु जागरी धातु जो अदादि गण की है, तो जागरी आगे लंग, लंग के स्थान पे तिप, जागरी तिप। उसके पश्चात शप आएगा, शप आदि प्रभृतिभ्य शपः से लुक हो जाएगा। और अटागम कर लीजिए तो अजागरी आगे तिप, जागरो विचीर्ण गित्सु से गुण हो जाएगा, अजागरती इतष्ट सीकार का लोप, और हलगादि लोप होकर के बनेगा अजागह। अब अगला है सिप का उदाहरण दिया गया है, अभिनोत्र अच्छिनोत्र, अभिनः अच्छिनः। तो ये भी लंग लकार का ही रूप है, अट आगम है, अट भिद आगे सिप। ये क्योंकि रुधादिगण की धातु है इसलिए क्या होगा, यहाँ पर रुधादिभ्य श्नम से श्नम आगम हो जाएगा, तो स्थिति क्या हो जाएगी, भीनद, श्नम का न बचेगा, अभिनद सिप। प की संज्ञा, ई के इतश्च से इकार का लोप, क्या बच गया, स। अब इसके पश्चात हल ज्ञादि लोप करेंगे, स की अप्रिक्त संज्ञा, हल से उत्तर सी के अप्रिक्त हल का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो क्या स्थिति रह गई, अभिनद, इतना बन गया। अब इसके पश्चात एक सूत्र है दश्च, निकालिए दश्च सूत्र, 8वें अध्याय के द्वितीय पाद में है। सिपि धातो रुर्वा, हाँ, तो सिपि परतः है ना, दकारांत से धातु हो रु आदेशो भवति, सिप के परे रहते दकारांत धातु को रू होगा, लोन्त्य से दकार के स्थान पे हो जाएगा, तो द को क्या हो जाएगा, रू। रू का क्या शेष बचेगा, ऊ की संज्ञा होकर के र बचेगा। तो अभिनर क्या रह गया, अभिनर। आगे आप रख दीजिए अत्र, यदि अत्र रख देती है तो अतोरप्तादप्लुत से क्या हो जाएगा, रा को ऊ हो जाएगा। तो अभिना ऊ, वैसे क्या बनेगा, अभिनत, और फिर अभिनः सिप में बन जाएगा अभिनः। अभिनऊ आगे अत्र, फिर यहाँ पर आगुणा से गुण हो जाएगा, अभिनो अत्र, एंग पदार्थ दति से पररूप होकर के क्या बन जाएगा, पररूप कह रहे हैं, पूर्व रूप होकर के अभिनोत्र बन गया, अभिनोत्र अच्छिनोत्र, ठीक है। तो सिद्धियों में एक दो सूत्र आपके विशेष लगे, ठीक है ना। तो क्या स्थिति थी, आपने उसका भी उदाहरण देख लिया, किसका, हलंत से उत्तर आपने देख लिया था उदाहरण, और ती और सी का उदाहरण आपको क्या मिल गया, धातु रूप में मिला, उसके उदाहरण तिङंत धातु उदाहरण बने आपके अभिभह भवान और अजागह भवान, और सिप का उदाहरण बनाया हम लोगों ने अभिनोत्र अच्छिनोत्र। तो इस प्रकार से इस सूत्र के उदाहरण हो गए। अगला सूत्र है एंग ह्रस्वात् संबुद्धेः। एंग ह्रस्वात् पंचमी का एक वचन, संबुद्धेः सप्तमी षष्ठी का एक वचन। एंग च ह्रस्वश्च इति एंग ह्रस्वम् तस्मात् एंग ह्रस्वात्। अर्थ करेंगे सूत्र का, एंगन्तात् ह्रस्वान्तात् प्रातिपदिकात् उत्तरः हल लुप्यते, है ना, सचेत संबुद्धेः भवति। या फिर सीधा सीधा भी कर सकते हैं, एंगन्तात् ह्रस्वान्तात् प्रातिपदिकात् उत्तरस्य संबुद्धेः हलः लोपो भवति।
ये अर्थ यहाँ पर कैसे आ गया आपकी प्रातिपदिक? प्रातिपदिक अनुवृत्ति तो आ नहीं रही कहीं से, क्योंकि संबुद्धि का हल लुप्त होगा। और संबुद्धि क्या है? एक वचनम संबुद्धि, ठीक है ना। तो एक वचनम संबुद्धि है तो फिर वो अपने आप ही प्रातिपदिक से ही आता है। इस कारण से यहाँ पर प्रातिपदिक लगाया गया है, ठीक है। तो उदाहरण बनाइए। हे अग्नि, हे वायु, अग्नि आगे सु, एक वचनम संबुद्धि से सु की संबुद्धि संज्ञा हो गई। और अग्नि सु है, यहाँ पर क्या लगेगा? ह्रस्वस्य गुणः संबुद्धौ च, संबुद्धौ परतः ह्रस्वान्तस्य अंगस्य गुणो भवति। तो इससे गुण हो गया, तो अग्नि को क्या गुण हुआ? अग्नि। वायु को हो गया वायु। अब ये एंगंत बन गए, तो एंग से उत्तर जो सु, उसका क्या हो गया? लोप हो गया। ह्रस्व में देखिए, हे देवदत्त, हे बालक, तो ये ह्रस्व है, ह्रस्व से उत्तर भी संबुद्धि का लोप हो गया। नदी, अम्बार्थ नद्य, ह्रस्व से हमने क्या किया? उसको संबुद्धि के परे रहते नद्यंत अंग को ह्रस्व किया, तो नदी, कुमारी, और ह्रस्व से उत्तर सु का क्या हो गया? लोप हो गया। इसी प्रकार हे ब्रह्म बंधु, यहाँ पर भी ह्रस्व करके लोप हो गया। तो एक ह्रस्वार्थ संबुद्धि है, एक तथा ह्रस्व से परे संबुद्धि के हल का लोप होता है। शेष छंदसी बहुलम, शेह षष्ठी का एक वचन, छंदसी सप्तमी का एक वचन, म का एक वचन। शी इत्येतस्य बहुलम लोपो भवति छंदसी विषये, शी का बहुल करके लोप होता है वेद विषय में। उदाहरण है या क्षेत्रा, या वना, यहाँ पर होना चाहिए था यानि क्षेत्राणि, यानि वनानि, तो बहुल करके होगा, तो यानि क्षेत्राणि, यानि वनानि भी रहेगा। जब लोप हुआ यहाँ पर शेष छंद से बोलो, जब लोप होगा तो क्या हो गया? वनम, वन है, वन आगे जस, जस के स्थान पर आपने क्या? शी। अब यदि शी का लोप ही हो गया तो नुम आगम इत्यादि किसको होगा? तो कुछ भी नहीं रहेगा। प्रत्यय लक्षण से मान करके केवल यहाँ पर आपने पद संज्ञा कर ली, ठीक है। और क्या किया? लोप होने के पश्चात भी नपुंसक से झलचह से क्या करेंगे हम? यदि नुम आगम इत्यादि नहीं करेंगे तो फिर वना नहीं बनेगा, या वन रह जाएगा केवल। तो वन है, वन आगे आपने जस रखा, जस के स्थान पे शी कर दिया, शी का क्या कर दिया? लोप कर दिया। लोप करने के पश्चात भी आपने प्रत्यय लक्षण माना, प्रत्यय लक्षण मान करके हमने क्या किया? इसको नुमागम किया, ठीक है। नपुंसकस्य झलचः से झलन्तस्य जन्तस्य नपुंसकस्य नुमागमो भवति। शी की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है, तो सर्वनाम स्थान संज्ञा होगी। तो वन आगे आपने क्या कर लिया? नुम, नुम का बचा न। फिर प्रत्यय लक्षण से ही सर्वनाम स्थान चार संबुद्धों सूत्र लगाएंगे। संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान के परे रहते नान्त अंग की उपधा को दीर्घ भी होगा, दीर्घ हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? वनान। उसके पश्चात सुप्तिगंतम पदम से प्रत्यय लक्षण मान करके पद संज्ञा करेंगे। पद संज्ञा करने के पश्चात न लोपा प्रातिपदिकांत से लगाएंगे कि नकारांतस्य प्रातिपदिकस्य पदस्य लोपो भवति। नकारांत भी है, प्रातिपदिक भी है, पद भी है, नकार का क्या हो गया? लोप। क्या रह गया? बना। समझ में आ गया? तो ये ध्यान में रखेगा कि शी का लोप होते हुए भी प्रत्यय लक्षण से क्या होगा? नुम आगम भी होगा, प्रत्यय लक्षण से ही नान्त अंग की उपधा को दीर्घ भी होगा, फिर प्रत्यय लक्षण से ही नकार का लोप भी हो जाएगा, और उसके पश्चात पद संज्ञाओं के नकार का लोप हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा? वना। ठीक इसी प्रकार से यथ शब्द से आप शी करेंगी और उसका तेदादि नाम इत्यादि लगा करके सारी सिद्धियां करेंगी। सब कुछ प्रत्यय लक्षण मान के करेंगे, सब कुछ क्या करेंगे हम लोग? प्रत्यय लक्षण मान करके करेंगे। तो इस प्रकार से ये सूत्र भी आपका समाप्त होगा। अगला सूत्र है ह्रस्वस्य पिति कृति तुक, ये तुक प्रकरण है। ह्रस्वस्य षष्ठी का एक वचन, पिति सप्तमी का एक वचन, कृति सप्तमी का एक वचन, तुक प्रथमा का एक वचन। अर्थवा सूत्र का पिति कृति परतः ह्रस्वस्य तुक आगमो भवति। पितकृत के परे रहते ह्रस्व को तुक आगम होता है। उदाहरण बनाइए। हाँ, आगत्य भी बन जाएगा। प्रकृत्य, प्रहृत्य, ठीक है। अग्निचित, सोमसुत, अग्निचित, सोमसुत, प्रकृत्य, प्रहृत्य। अग्निचित में क्या हो गया? अग्निम चितवानिति, अग्निचित, अग्निची आगे अग्नोच्चार से आपने पिप्रत्यय किया, पिप सर्वपारी लोप हुआ, किंतु जो पिप है वो कृत भी और पित भी है, और अग्निची क्या है? रस्व है, उसको तुक आगम होकर के बन जाएगा अग्निचितुक, और तुक का बच गया त अग्निचित सोमसुत। प्रकृति प्रहृत्य आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हो, स्थानीय सूत्र में भी पढ़ा था आपने। प्रकृत्वा, फिर समास करेंगे
किससे? कुगति प्रादया से समास करेंगे। समास करने के पश्चात समासे न पूर्वे तोल्यप से उसको क्या कर देंगे? त्वा के स्थान पे ल्यप आदेश करेंगे। तो प्रक्रिय, अभी जो ल्यप है ये कैसा है? पित है, और कृत के स्थान पे होने से ये कृत भी है, ठीक है ना। कृतादेश कृत के समान होगा इस रूप में। तो प्रक्रिय, अब ये क्या हो गया? क्री ह्रस्व, उसको तुकागम हो गया। तो कहाँ बैठेगा? कहाँ पर बैठेगा? आद्यंतौ टकितौ। वो क्या करता है? आदि में और अंत में। तो प्र क्री तुक का क्या शेष बचा? त आगे गया, मिलकर के क्या बन गया? प्रकृत्य। अच्छा, क्या ऐसा संभव है कि ल्यप के पहले कृत अंग बना करके पुगंत लघुपद स्थिति से गुण कर दें? क्यों? त्वा के स्थान पे ल्यप हुआ है, तो त्वा क्या है? कित है, तो ल्यप भी क्या माना जाएगा? कित माना जाएगा। कित होने के कारण से यहाँ पर गुण का निषेध हो जाएगा, तो गुण नहीं। तो प्रकृत्य प्रकृत्य, ठीक है। संहितायाम, संहितायाम सप्तमी का एक वचन। अधिकार सूत्रमिदं अनुदात्तं सर्वमपादादौ इत्यतस्मात् प्राक्। तो अधिकार सूत्रमिदं अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यतस्मात् सूत्रात् प्राक् यत् वक्ष्यति तत् संहितायाम इत्येवं तत् वेदितव्यम्। यहाँ से लेकर के अनुदात्तम पदमेकवर्जम से पहले पहले तक जो भी कहेंगे वो क्या होगा? संहितायाम, संहिता में होता है, ऐसा जानना चाहिए, ठीक है ना। यानी ये संहिता विषय के हैं। संहिता का मतलब क्या होता है? परः सन्निकर्षः संहिता। जब हमें वर्णों का अत्यंत सन्निकर्ष इष्ट होगा तब हम ये सूत्र लगाएंगे, जब इष्ट नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। तात्पर्य ये होगा कि संहिता, आपको मैंने एक श्लोक कभी लिखवाया आप लोगों को, संहितैक पदे नित्या नित्या धातुपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। कि संहिता जो होती है वो एक पद में नित्य होगी। संहितैक पदे नित्या नित्या धातुपसर्गयोः, जब धातु और उपसर्ग को हम जोड़ेंगे तो भी संहिता नित्य होगी। नित्या समासे, समास में भी संहिता नित्य होगी। वाक्य तो सा विवक्षाम अपेक्षते, वाक्य में वो विवक्षाधीन है। आप दधि अत्र अस्ति भी बोल सकते हैं, दध्यत्रास्ति भी बोल सकते हैं, दध्यत्र अस्ति भी बोल सकते हैं। तो ये आपके विवक्षाधीन है कि आप वहाँ पर संहिता करें अथवा न करें। किंतु आगे के जो कार्य कहे गए हैं, जब आप संहिता विवक्षित होगी तो उसको करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। और जहाँ जहाँ नित्य होनी है वहाँ तो फिर होगा ही होगा, वहाँ पर आप इसको नहीं छोड़ सकते। तो ये उदाहरण में लेंगे आप, दध्यत्र मध्वत्र, दधि अत्र, यहाँ पर संहिता हमें इष्ट है, ये विषय सप्तमी मानी जाएगी, है कि संहितायाम विषय, संहिता विषय उपस्थित होगा तो कार्य करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो दध्यत्र इकोणचि अचि परतः इकः स्थाने यनादेशो भवति, तो दध्यत्र मध्वत्र बन जाता है। छः सप्तमी का एक वचन च अव्ययपदा, ह्रस्वस्य की अनुवृत्ति है, तुक की अनुवृत्ति है, संहितायाम का अधिकार चल रहा है। अर्थ होगा छकारे परतः ह्रस्वस्य तुक आगमो भवति संहितायाम विषये। छकार परे हो तो ह्रस्व को तुक आगम होता है संहिता विषय में। बनाएंगे उदाहरण, इच्छति गच्छति, इच्छति गच्छति, क्या है यहाँ पर? ईशु इच्छाएं धातु थी, आगे ईशु गम्यामांशा से आपने इसको इच्छा कर दिया, तो इच्छा। अब यहाँ पर हमें वर्णों का अत्यंत सन्निकर्ष संहिता इष्ट है, तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे? छकार के पहले ह्रस्व को तुक आगम कर देंगे, तो इत छ हो गया। क्या स्थिति हो जाएगी? इत, फिर ता को क्या होगा? इस्तो हो शुनाशु, आपने ऐसे रखा इत छ, फिर इस्तो शुनाशु लगेगा। शकार च वर्ग के योग में सकार और तवर्ग को शकार च वर्ग होगा, तो ता को क्या हो जाएगा? च, क्या बन जाएगा? इच्छ। ठीक इसी प्रकार से गच्छति में भी करेंगे, गम को मकार को छकार हो, फिर बन गया गच्छति, ठीक है। अगला सूत्र है 6 दीर्घात आंग मांग गोश्च, आंग मांगो हो, ठीक। आंग च मांग चेति आंग मांगौ तयोः आंग मांगो, आंगः मांगश्च तुक आगमो भवति छकारे परतः संहितायाम विषये, है ना। आंग तथा मांग से परे भी तुक आगम
आंग और मांग को भी तुकागम होता है छकार के परे रहते। तो क्या बन जाएगा, आच्छाया, आच्छादयति। तो आंग है ये ईषद अर्थ में है ना, तो आ छाया मतलब ईषद छाया, ईषद छाया तो थोड़ी छाया, तो उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, आच्छाया, आच्छादयति, आच्छायायाः। इसी प्रकार से मांग से परे माच्छिदत, तो माच्छिदत, माच्छिदत। तो मांग और आंग को भी तुकागम होगा छकार के परे रहते। आच्छायायाः करते क्या हो जाएगा, छाया से पूर्व, आच्छायम छाया तक। तो जो आ है वो आपका उपसर्ग भी और निपात भी है। तो एक तो आंग, तो यहाँ पर हमको क्या लेना है, आंग वाला लेना है, ठीक है ना। तो आंग को तो कागम हो जाएंगे। तो है ना, ईषदर्थे क्रिया योगे मर्यादा विविधौ च यः एतमातं नितं विद्यात् वाक्य स्मरणयो रंगित। लिख लो, ईषदर्थे क्रिया योगे, कॉपी में लिखना, ईषदर्थे क्रिया योगे मर्यादा विविधौ च यः एतमातं गीतं विद्यात्, एतमातं गीतं विद्यात् वाक्य स्मरणयोः अंगित। यह आपको हमने इसलिए बताया कि आंग, आपको ये कह सकता पड़ेगा कि आ तो है तो आंग का है या आ का है। तो कागम कहाँ पर होगा, जो आंग का आ होगा वहाँ होगा, अन्यत्र नहीं होगा, ठीक है। तो ये कह सकता पड़ेगा कि इंगित है कि अंगित है। उसके लिए बताया कि ईषद अर्थ है, जब ईषद अर्थ में होगा तो आंग है। ईषद क्रिया योगे, क्रिया के साथ होगा तो भी आंग है। ईषद अर्थ है क्रिया योगे आच्छादयते। मर्यादा, मर्यादा में होगा ईषद छायायाः, है ना, छाया तक, आच्छायम छाया तक। तो मर्यादा और अभिविधि में जो होगा एतम आतम गीतम विद्यात्, इनके आकार को गित मानिए, यानी वो आंग है। और वाक्य स्मरण यो हो, कहीं पर केवल वाक्य की पूर्ति में अथवा स्मरण में जो होगा वो अंगित होगा, तो उसमें तुकागम नहीं होगा। इस कारिका को याद रखिएगा, ईषदर्थे क्रिया योगे मर्यादा विविधौ च। अगले सूत्र में आइए, दीर्घात पदांताद वा। दीर्घात पंचमे का एक वचन, पदांतात पंचमे का एक वचन, वा अव्यय प्रथम, ठीक है। इसमें अनुवृत्तियां नहीं है। समास करेंगे, पदस्य अंतः पदांतः तस्मात् पदांतात्, 6 की अनुवृत्ति आएगी, ठीक है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा योग विभाग करके 2 तरह से अर्थ करेंगे सूत्र का। एक हम कर देंगे दीर्घात अलग कर देंगे, और सूत्र का अर्थ करेंगे कि दीर्घात उत्तरः यह छकारः, है ना, ऐसे कर देंगे, दीर्घात उत्तरः यह छकारः तस्मिन् परतः पूर्वस्य दीर्घो भवति। दीर्घ से उत्तर जो छकार, उसको उस छकार से पूर्व को तुक आगम होता है, ठीक है। तो इसके लिए उदाहरण बनेगा आपका ह्रीच्छति, म्लेच्छति इत्यादि। तो एक अर्थ ये हो गया, दीर्घात उत्तरः यह छकारः तस्मात् पूर्वस्य तुक आगमो भवति, ठीक है ना। दूसरा अर्थ हम इसमें क्या करेंगे, पदांताद्वा को अलग करेंगे और उसमें दीर्घात के वृत्ति लाएंगे, तब सूत्र का अर्थ क्या हो जाएगा, पदांताद उत्तरः, है ना, पदांताद दीर्घात उत्तरः यह छकारः तस्मात् पूर्वस्य विकल्पेन तुक आगमो भवति। पदांत दीर्घ से परे जो छकार, उससे पूर्व को विकल्प से तुक आगम होगा, और दीर्घ से उत्तर जो छकार होगा, यानी जो अपदांत दीर्घ होगा, अपदांत दीर्घ से उत्तर जो छकार, उससे पूर्व नित्य तुक आगम होगा, और पदांत दीर्घ से उत्तर विकल्प से होगा। तो जैसे ह्रीत छाया, ह्रीत क्षति, म्लेच्छति, ये पदांत नहीं है, ह्री धातु है, उससे परे छकार, तो उससे पूर्व नित्य तुक आगम होगा, तो ह्रीत क्षति, म्लेच्छति ये बनेंगे, है ना। अपचात छायते, विचात छायते बन गया। पदांत में देखो, कुटी छाया, है ना, कुट्याः छाया इति कुटी छाया। तो यहाँ पर कुटी क्या है, पदांत है, कुटी की छाया, तो कुटी पदांत से उत्तर और वो भी दीर्घ है, तो दीर्घ पदांत से उत्तर जब छकार होगा तो उससे पूर्व विकल्प से तुकागम होगा, तो कुटी छाया भी बनेगा, कुटी छाया भी बनेगा, कुवली छाया भी बनेगा, कुवली छाया भी बनेगा। किंतु
ह्रीच क्षति म्लेच्छ क्षति में नित्य तुक आगम होगा। अंदर समझ में आया दोनों का? एक है जो दीर्घ से उत्तर चकार से पूर्व नित्य तुक आगम होगा, और पदांत दीर्घ से उत्तर होगा तो विकल्प से होगा। ठीक है, तो पहला वाला अपने आप किसके लिए हो गया? अपदांत के लिए हो गया। तो एक पद में होगा तो नित्य होगा, और पद से उत्तर दूसरे पद के परे रहते होगा तो विकल्प से होगा। और तुक आगम को तकार, तकार को स्तोष्णाट्रु से चकार होकर के कुटी में, तो तकार का श्रवण होता है जहाँ जहाँ, वहाँ तो ऊपर छ के परे रहते तकार का श्रवण नहीं होगा, वहाँ पर तो सर्वत्र क्या हो जाएगा? ता को च ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तुक प्रकरण आपका समाप्त हुआ। आगे अच संधियों का प्रकरण कल से प्रारंभ करेंगे।